स्टेरिक हिंड्रेंस वाला पॉइंट मैंने कल आपको दिखा दिया था, है ना। ओके तो नेक्स्ट पॉइंट जो है उसको करने से पहले आपको कार्बोकेटाइंस के बारे में पता है। कार्बोकेटाइंस आर इंटरमीडिएट्स, राइट। अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं या स्टेबल होते हैं? ऑल इंटरमीडिएट्स आर अनस्टेबल, है ना। कार्बोकेटाइंस, कार्बन आयंस, फ्री रेडिकल्स, ऑल ऑफ देम दे आर अनस्टेबल। तो आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, हम देखते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसे करते हैं ना, 3 डिग्रीज कार्बोकेटाइंस आर more stable as compared to 2 degree, then 1 degree, then 0 degree. ठीक है, तो इसमें हमारे पास अगर हम ध्यान दें, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ये होता है ना हमारे पास CH3 हर तरफ, है ना, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जितने भी कार्बोकेटाइंस हैं सबकी हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो ऑल ऑफ देम दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हो जाएंगे ना, क्योंकि इसके 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, नोन पेयर एक भी नहीं है। ऑल ऑफ देम दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, तो व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पे तो जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं वो सारे सेम है, सबकी हाइब्रिडाइजेशन सेम है। बट अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम हो, लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव CH3 कार्बोकेटाइन, ठीक है, दूसरा हमारे पास है दिस वे CH2 डबल बॉन्ड CH विद अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। देन यू हैव हाइड्रोजन C ट्रिपल बॉन्ड C विद अ पॉजिटिव चार्ज। ऑल ऑफ देम दे आर कार्बोकेटाइंस। सब में कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं? 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, ठीक है। और इसके पास क्या है? एक बॉन्ड, जो हमारे पास एक बॉन्ड कम है जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो अभी भी सारी कार्बोकेटाइंस है, बट डिफरेंस क्या है यहाँ पर सबकी हाइब्रिडाइजेशन में। इस केस में हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी? sp2। मतलब इसको ना वहां तक जा नहीं पाएगा, तो हम ऐसे करेंगे कि दिस कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड फ्रॉम sp3 हाइब्रिडाइजेशन, है ना, ये बोल सकते हैं। ये दिस हैज बीन फॉर्म्ड फ्रॉम sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और ये कार्बोकेटाइन कहां से बना? sp हाइब्रिडाइजेशन से। यस और नो? ठीक है, इसमें एक्चुअली सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड है, तो आप हाइब्रिडाइजेशन बता नहीं पाओगे इसकी, तो हम बेटर है इसको इस फॉर्म में बोलेंगे कि ये कार्बोकेटाइन sp3 से बना है, दिस इज मेड फ्रॉम sp2 एंड दिस इज मेड फ्रॉम sp हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर हम इन कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो क्या आएगा? पहले तो हम देखेंगे इन तीनों में डिफरेंस क्या है। परसेंटेज ऑफ S एंड P कैरेक्टर वेरी कर रहा है, सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर कहाँ प्रेजेंट होगा? sp में, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये जैसे कल मैंने आपको समझाया था दैट s ऑर्बिटल्स आर मोर क्लोजर एज कंपेयर टू p ऑर्बिटल्स। कल हमने यहाँ पे s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल में क्या ऐड किए थे? इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए थे। बट अब हमारे पास क्या है? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब आप क्या कर रहे हो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो ताकि उस ऑर्बिटल पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट, मतलब पॉजिटिव चार्ज उस पे आए। तो अगर हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखते हैं, यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज पास है तो रिपल्शंस होंगी, सिस्टम में अनस्टेबिलिटी आएगी। तो इसलिए प्रेफर किया जाता है कि हमारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस से दूर रहे, दैट इज p ऑर्बिटल में कॉन्सेंट्रेटेड रहे, बिकॉज वो दूर होगा, रिपल्शंस कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो दैट मींस अगर हमारे पास किसी भी सिस्टम पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो वो ज्यादा स्टेबलाइज कहाँ होगा? जहां p ऑर्बिटल्स में, दैट इज इन अनदर वर्ड्स वी कैन से कि जहां परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, हमारे पास परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर बढ़ रहा है, परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर कम हो रहा है, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होने लग जाएगी? कम होगा, ठीक है, क्योंकि p ऑर्बिटल अगर ज्यादा होगा परसेंटेज ऑफ p ऑर्बिटल, तब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज होगा। तो यहाँ इस डायरेक्शन में कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है दैट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। पहले इसको इतना नोट करो कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स।
जिनके पास सेकंड असाइनमेंट नहीं थी, आपने ले ली थी नीचे से, प्रतीक की थी? कर लिया नोट्स अपने? इसमें बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो सकती है, बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना? दिस इज योर अल्फा सिस्टम, बीटा, दिस इज बीटा कार्बन एंड देयर आर बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट, तो यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास ये है, इसमें हो सकती है यस और नो, बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यस और नो? यस, है ना? दिस इज अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, दिस इज बीटा हाइड्रोजन, तो यहाँ से भी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन इज पॉसिबल। नेक्स्ट हमारे पास लिगेंड मेटल, this is alpha beta, again we can there is possible beta hydride elimination, तो आपको चेक करना है ऑर्डर ऑफ बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन कैसे इंक्रीज होगा, किस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, कैसे करोगे? जो अभी हमने कॉन्सेप्ट यूज किया वही यहाँ पे अप्लाई करना है। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन का पहला स्टेप क्या बताया था मैंने आपको? सीन एलिमिनेशन होती है। फर्स्ट स्टेप क्या था? सीन एलिमिनेशन। फर्स्ट स्टेप क्या था? जैसे हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट स्टेप क्या है? बेस आके इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है और यहाँ नेगेटिव चार्ज बनता है, तो इसमें क्या होगा? फर्स्ट स्टेप पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा? बीटा कार्बन पे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन विल बी एलिमिनेटेड एज हाइड्राइड, तो यहाँ से H को रिमूव करना है एज H नेगेटिव, और फिर वो H नेगेटिव मेटल के साथ जाके बॉन्ड बना लेगा, है ना? तो पहला स्टेप क्या है? यहाँ से हर केस में बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन का एज हाइड्राइड रिमूव होना, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, तो जब ये होगा हमारे पास क्या बन जाएगा? मेटल CH2 पॉजिटिव, यस और नो? राइट। ऐसे ही अगर यहाँ से बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव बनेगा, और इस केस में हमारे पास लिगेंड मेटल C ट्रिपल बॉन्ड कार्बोकेटाइन, ठीक है? तो ये हमारे एक तरह से इंटरमीडिएट्स हो रहे हैं कि अगर आप पहले स्टेप में इस पहले कंपाउंड में बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन कर रहे हो तो ये इंटरमीडिएट बनेगा उस रिएक्शन का, सेकंड कंपाउंड में अगर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करें तो उसका इंटरमीडिएट ये बनेगा। मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, मोर इज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है? जितना इंटरमीडिएट स्टेबल बनता है उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है? तो फर्स्ट यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या है? डाउन दिस स्टेबिलिटी इज, हाँ, तो स्टेबिलिटी के डिक्रीज होने की वजह से टेंडेंसी ऑफ बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन विल आल्सो डिक्रीज। क्लियर है सबको? ठीक है, तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन बेस्ट कहाँ पॉसिबल है? sp3 कार्बन पे, फिर sp2 कार्बन पे, और लास्ट sp कार्बन, ठीक है? क्लियर हो गया? तो सबसे लिखवा ये स्टेबिलिटी, तो इसके बारे में एक दो लाइंस लिखवा दो। स्वर्णिक आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं, दोबारा बोलना। इसके बारे में दो तीन लाइंस लिखवा दो जो आपने भी बोला है। हाँ, वो मैं लिखवा देती हूँ आपको। एक बार ये देखो, स्टेबिलिटी हमारे पास डिक्रीज कर रही है, ठीक है? तो टेंडेंसी ऑफ बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन भी क्या करेगा? डिक्रीज। और अगर टेंडेंसी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन की डिक्रीज कर रही है तो ये जो हम ये स्टेबिलिटी मैंने उसकी लिखी है, किसकी? इंटरमीडिएट्स, क्योंकि इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी कम होती जाती है, ठीक है? तो अगर मैं इन कंपाउंड्स की बात करूं, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा डाउन द ग्रुप? हाँ, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी ना। अगर किसी कंपाउंड में बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन नहीं हो सकता, इसका मतलब वो डिकम्पोज नहीं करेगा, तो वो स्टेबल होगा, ठीक है? तो इसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप हमारे पास इंक्रीज करेगी, ठीक है? ये हमारे कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी है। मतलब अगर यहाँ से हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं एज हाइड्राइड, ठीक है, अगर इसकी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करते हैं तो ये कंपाउंड बनेगा, ये हमारा इंटरमीडिएट है, ठीक है? तो ये अनस्टेबल है तो रिएक्शन आगे जाएगी नहीं, ओके?
अगर वो अनस्टेबल होगा इंटरमीडिएट तो रिएक्शन आगे जाएगी ही नहीं, है ना, वो रिएक्टेंट तक ही रहेगा, स्टेबल रहेगा वो रिएक्टेंट आपका। ओके, स्वर्णिक आपको वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर है? लिखवा में देती हूँ। स्वर्णिक क्लियर है या नहीं? शुभम आपको? यस मैम। ठीक है, write down the order of stability of carbocations. The order of stability of carbocations is as follows. Is as follows. sp3, sp3, sp2 and sp. sp3, sp2 and sp. ठीक है? The carbocation which is formed, the carbocation, इसको ना ABC लिख लो चाहे, यहाँ XYZ लिख लेना. The carbocation which is formed from the compound X, the carbocation which is formed from the compound X is highly stable, highly मत लिखो, is more stable due to sp3 hybridization, due to sp3 hybridization, whereas the carbocation which is formed, whereas the carbocation which is formed from compound Z, the carbocation which is formed from compound Z is unstable due to sp hybridization, due to sp hybridization. As we know, more is the stability of carbocations. As we know, more is the stability of carbocations. More is the rate of reaction. More is the rate of reaction. और इसके ब्रैकेट में लिखो tendency of beta hydride elimination. More is the stability of carbocations. As we know, more is the stability of carbocations. More is the rate of reaction. कौन सा rate of reaction? वो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है? Tendency of beta hydride elimination, ठीक है? So as a result, the tendency of beta hydride elimination. So as a result, the tendency of beta hydride elimination will be maximum in compound X. उसका कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल बना ना, will be maximum in compound X and minimum in compound Z. ठीक है? लास्ट पे लिख लो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स. इसी के नीचे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स. तो कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? Z by X, है ना? Z by X. लास्ट लाइन हमने ये लिखी थी ना कि बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होने के चांसेस सबसे ज्यादा X में, ये लिखा था ना, मैक्सिमम में X लिखा है ना, ठीक है? तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स ये हो जाएगा और इसके नीचे लिख लो मोर इज द टेंडेंसी ऑफ बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, मोर इज द टेंडेंसी ऑफ बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, लेसर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, लेसर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड. क्लियर है? ठीक है? स्टेरिक हिंड्रेंस वाला पॉइंट हम कल कर चुके हैं, है ना? ये पानी की आवाज कहाँ से आ रही है?
बंदी सी आ रही है बस। चलो नेक्स्ट देखो, अब ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है जिसमें हमें बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करनी है, और इसमें हमारे पास बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और जिस कार्बन पे बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है उस कार्बन पे एक सब्सट्रेट भी प्रेजेंट है। ठीक है, हर बार जरूरी तो नहीं है ना कि यहाँ पे CH3 ही हो, दैट इज CH2 CH3 और खत्म। इट इज नॉट नेसेसरी, देयर कैन बी सम सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन द कार्बन, है ना। अब ये सब्सटेंस हमारे पास दो तरह का हो सकता है, एक तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और दूसरा हमारे पास हो सकता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो क्योंकि हमारे पास फर्स्ट स्टेप जो है बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन का वो क्या है, हाइड्राइड का एलिमिनेट होना, और जैसे ही हाइड्राइड एलिमिनेट होगा उसके बाद बीटा कार्बन पे हमारे पास चार्ज क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर ये कार्बोकेटाइन किसी भी फैक्टर की वजह से स्टेबलाइज हो रहा है तो टेंडेंसी ऑफ बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन विल इंक्रीज। अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रहा है, कंपाउंड है, ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड है, अगर मुझे पता है कि यहाँ से हाइड्राइड को एलिमिनेट करने के बाद यहाँ से जो हमारे को कार्बोकेटाइन मिलेगा वो स्टेबल बन रहा है, तभी वो अपने क्या करेगा, हाइड्राइड को रिमूव करेगा और बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन से प्रोसीड करेगा। अगर उसे पता है कि कार्बोकेटाइन स्टेबल बनने ही नहीं वाला तो व्हाई विल इट रिमूव इट्स हाइड्राइड। ओके, तो अगर किसी भी फैक्टर की वजह से ये कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रहा है तो चांसेस बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, अब हम ये आर ग्रुप के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। आर ग्रुप अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करेगा, उसकी तरफ पुश करेगा। तो आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो कि जितना ज्यादा चार्ज डिस्पर्सल होता है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आती है, और अगर चार्ज इंटेंसिफाई होता है तो अनस्टेबिलिटी आती है। इंटेंसिफिकेशन का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और हम उसका पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ाते जाएंगे तो सिस्टम अनस्टेबल होगा, हर सिस्टम न्यूट्रलाइज होने की कोशिश करता है। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो किसी फैक्टर से अगर आप इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हो तो उसे आप क्या बोलते हो, चार्ज डिस्पर्स हो रहा है। ठीक है, और उससे सिस्टम में स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि एक तरह से क्या है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, और अगर आप उसको पॉजिटिव को कम करोगे मतलब आप उसे न्यूट्रलाइज कर रहे हो। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स क्या करेंगे, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मतलब वो उसको इलेक्ट्रॉन, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करेगा, इसकी तरफ देगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रही है तो वो प्लस को क्या करेगी, प्लस की तरफ अगर माइनस आ रहा है तो क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा, उसके प्लस को कम करेगा, तो सिस्टम में क्या आएगी, स्टेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करता है, क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन को स्टेबल बनाते हैं। और इसी जगह पे अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच्ड होंगे तो वो क्या करेंगे, प्लस से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ करते जाएंगे, प्लस को बढ़ाते जाएंगे, चार्ज इंटेंसिफिकेशन होती जाएगी, तो उससे हमारे पास सिस्टम क्या होता जाएगा, अनस्टेबल। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लग सकता है कि अगर हमारे पास आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा, चांसेस हाइड्राइड के एलिमिनेट होने के बढ़ जाएंगे, टेंडेंसी ऑफ बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन विल इंक्रीज व्हेन, अगर बीटा कार्बन पे कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच्ड है। क्लियर हो गया सबको, इसको नोट करो फिर मैं लिखवाती हूँ। लिख लिया, write down the electron releasing groups, the electron releasing groups present on the beta carbon, the electron releasing groups present on the beta carbon enhance the stability of carbocations, enhance the stability of carbocations
thus increasing the tendency of beta hydride elimination, thus increasing the stability of beta hydride elimination, whereas electron withdrawing groups present on the beta carbon, unstabilize the carbocations, thereby decreasing the tendency of beta hydride elimination. Clear है ना? So this is your organometallic compound 1 and this is organometallic compound 2. इसमें देखो क्या होगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर. हाँ जी, yes, 2 is more stable. 2 के साथ कौन सा एटम अटैच्ड है? यहाँ पे क्या है हमारे पास? दिस इज अल्फा बीटा. बीटा पे यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बीटा पे यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है. इससे जो जब कार्बोकेटाइन बनेगा यू विल हैव CH2 CH पॉजिटिव, साथ में क्या है NH2. यहाँ पे लोन पेयर बनाऊं या नहीं? नाइट्रोजन पे लोन पेयर बनाए या नहीं? यस और नो? यस, थ्री बॉन्ड्स बनाए ना अभी नाइट्रोजन में, तो इसके पास यहाँ पे एक लोन पेयर होगा. और इस केस में हमारे पास क्या है? यू हैव लिगेंड मेटल CH2 CH पॉजिटिव, देन यू हैव C दिस वे, राइट? तो हमारे पास क्या है यहाँ पे? ये क्या कर रहा है? रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. जब भी आपके पास लोन पेयर अटैच्ड है पॉजिटिव चार्ज के बाहर, तो लोन पेयर इस डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, और वो उसको स्टेबलाइज करते हैं. देखो ये लोन पेयर यहाँ जब आएगा तो क्या होगा हमारे पास? यू विल गेट लिगेंड मेटल CH2 देन CH डबल बॉन्ड NH2 और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स दे दी तो चार्ज कहाँ चला गया? नाइट्रोजन पे. तो एक तरह से चार्ज डिस्पर्स हो रहा है ना आपका. सिर्फ कार्बन के ऊपर तो नहीं रह रहा पॉजिटिव चार्ज, उसका कार्बन का चार्ज जो क्या है? डिस्पर्स हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है. तो उससे क्या आता है? सिस्टम में स्टेबिलिटी आएगी. और इस केस में हमारे पास क्या है? ये वाला जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, अभी क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये इसके साथ तो रेजोनेंस में जाएगा, पर इसके साथ तो रेजोनेंस में नहीं जा सकता ना. यस और नो? यहाँ तक तो रेजोनेंस में नहीं जा सकता. मोर ओवर कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है? इसका -I इफेक्ट लगता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. ये यहाँ से सिग्मा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करता है, ठीक है. सिग्मा, अब कॉन्जुगेशन तो यहाँ पे हो नहीं सकती इस पॉजिटिव चार्ज के साथ, ठीक है, तो रेजोनेंस की तो बात रही नहीं. यहाँ पे क्या रहेगा? सिंपल इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करेगा, ठीक है, और उससे क्या करेगा? ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, -I इफेक्ट. तो दिस कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल. अगर कार्बोकेटाइन ये ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब इस कंपाउंड की टेंडेंसी ऑफ बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन इज मोर. और अगर इसकी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के चांसेस ज्यादा है तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल, ठीक है. तो दिस कंपाउंड इज अनस्टेबल. तो सेकंड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 1. ओके, ठीक है, लिख लिया सबने ये?
नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बीटा एलिमिनेशन does not occur on beta elimination does not occur on 18 electron species. Beta elimination does not occur on 18 electron species. First they get converted to 16 electron. First they get converted to 16 electron, and then beta elimination occurs. First they get converted to 16 electron, and then beta elimination occurs. Okay, so you have to remember this point. जैसे माइग्रेटरी इंसर्शन में लिखा था ना हमने, वहां हमने ये लिखा था कि माइग्रेटरी इंसर्शन यूजुअली 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे होता है. ठीक है, हर बार जरूरी नहीं है कि वो 16 पे हो, पर ज्यादातर चांसेस होते हैं कि 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे ही माइग्रेटरी इंसर्शन होता है. ठीक है, ऑक्सीडेटिव एडिशन भी 16, वहां पे तो कोई चांस है ही नहीं, वो 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे ही हो सकता है, 18 पे कभी भी नहीं हो सकता. और बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन भी 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे. ठीक है, ये क्वेश्चन को तो साथ साथ में यहाँ पे लिगेंड लिख लो, लिगेंड इज PPH3. So, अब हमने सिर्फ इतना गिवन है कि हमारे पास एक कंपाउंड है, उसको आपने हीट किया. ठीक है, और ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है which is visible पैलेडियम और कार्बन का बॉन्ड बना हुआ है इसमें. तो हमने सिंपली क्या किया, एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को हीट किया. तो जितनी रिएक्शंस हमने पढ़ी हैं उसकी हम पॉसिबिलिटी भी साथ साथ में चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है. जब तक कोई लिगेंड ही नहीं गिवन बाहर, तो आप किसको सब्स्टिट्यूट करोगे, है ना. यहाँ पे कोई लिगेंड ही नहीं गिवन, अगर यहाँ कार्बोनिल गिवन होता तो हो सकता है कि हम यहाँ से PPH3 को एलिमिनेट करके कार्बोनिल को ऐड कर देते, बट जब तक कोई गिवन ही नहीं है लिगेंड, तो सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती. और मैंने क्या बताया था कि अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती पर कोई ऐसा लिगेंड प्रेजेंट है जो अपनी हैप्टिसिटी को चेंज कर सकता है, तो उसकी हैप्टिसिटी चेंज होती है. राइट, अब यहाँ पे ऐसा कोई भी लिगेंड प्रेजेंट नहीं है जो अपनी हैप्टिसिटी को चेंज कर सके, है ना. CP रिंग अपनी हैप्टिसिटी चेंज कभी भी नहीं कर सकती, एलाइल ग्रुप कर सकता है, तो वो भी नहीं हो सकता यहाँ पे. तो सब्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटीज रूल्ड आउट. मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जब आप असाइनमेंट सॉल्व करते हो, तो आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि आप सोचो कि सब्स्टिट्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता, जितनी भी रिएक्शंस आपने की हैं. ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सीडेटिव एडिशन पढ़ी थी. यस और नो. तो यहाँ पे क्या कोई और लिगेंड गिवन है जिसको आप ऐड करोगे पैलेडियम के ऊपर, नहीं कर सकते. और मोर ओवर यहाँ पे कुछ कभी कभी क्या होता है, लिगेंड के अंदर ही ऑक्सीडेटिव एडिशन के चांसेस होते हैं. क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, 2 बेंजीन रिंग्स के थे. ठीक है, आज घर पे जाके वो क्वेश्चन रिवाइज कर रहा, उसमें 2 बेंजीन गिवन थी और एक बेंजीन का जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड था उसकी इंसर्शन हो रही थी. याद है आपको, ऐसे करके हमारे पास कुछ कंपाउंड था, पैलेडियम का यहाँ पे था एक तो, और फिर यहाँ पे ऐसे था, फिर इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड था, और मैंने बताया था ये इस तरह से था. तो ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इसके बीच में इंसर्ट हो रहा था पैलेडियम और एल के बॉन्ड में. ठीक है, तो उसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन होती थी. तो वैसा क्वेश्चन भी एक बार ध्यान रखना कि ऐसे ना हो कि आपको एक ही सिस्टम गिवन है और उसी में अंदर ऑक्सीडेटिव एडिशन के चांसेस हो. यहाँ है या नहीं बताओ. यहाँ पे हमारे पास देखो, अगर हम इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ऑक्सीडेटिव एडिशन कर सकते हैं, यस और नो. अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन करेंगे तो क्या होगा, पैलेडियम, देन यू हैव CH, CH2,
देन दिस इज CH2 देन हाइड्रोजन, ठीक है। और बाकी सारे पैलेडियम के साथ जो 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट है वो ऐसे। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दे, ठीक है। इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन अगर हम इसकी करेंगे तो क्या होगा, इस बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे, इसका इसके साथ बॉन्ड बनाओगे, यस और नो, और यहाँ पे हाइड्रोजन। यही होता था ऑक्सीडेटिव एडिशन में। हमारे पास क्या था, यू हैव दिस इज 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब इसमें वही सारा स्ट्रक्चर मैं दोबारा ड्रॉ कर रही हूँ। दिस इज योर 1 एटम, दिस इज CH, देन 3, देन 4। अब इस CH के आगे और कुछ जुड़ा हुआ है, दैट इज योर CH2 फिनाइल। क्लियर है, ऐसा ही है ना हमारा स्ट्रक्चर। तो अब इसके बाद क्या होगा, अगर हमारे पास यहाँ पे CH3 था तो उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ CH2 देन हाइड्रोजन। ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या होता है, इसके बॉन्ड को ब्रेक करो, ठीक है, इसका भी पैलेडियम के साथ बॉन्ड बना दो और हाइड्रोजन का भी पैलेडियम के साथ बॉन्ड बना दो। तो अगर हम इसके बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, इसका कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं और इसका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो दिस इज ऑक्सीडेटिव एडिशन, यस और नो। बट उससे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक रिंग बन रही है which is 4 membered ring and this ring is unstable। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ ऑक्सीडेटिव एडिशन कर सकते हैं, तो उससे तो रिंग का साइज और छोटा होता जाएगा, है ना। 3 membered ring बनेगी, वो भी अनस्टेबल होती है। तो दैट मींस यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन जो मतलब सिस्टम के अंदर ही हो सकती है, वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रही, क्योंकि अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 4 membered ring बनेगी, दिस इज अनस्टेबल, ठीक है। तो ऐसे हर पॉसिबिलिटी आपको सोच के आगे प्रोसीड करना है। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन इज नॉट पॉसिबल। रिडक्टिव एलिमिनेशन हो सकती है या नहीं हो सकती, रिडक्टिव एलिमिनेशन इज ऑलवेज ट्रांस और सिस, इट इज ऑलवेज सिस। तो अब ये तो आपका आयनिक लिगेंड है, हमेशा आयनिक लिगेंड्स रिमूव होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स रिडक्टिव एलिमिनेशन में कभी भी रिमूव नहीं होते। तो अगर मैं यहाँ से आयनिक लिगेंड देखूं तो यहाँ एक आयनिक लिगेंड प्रेजेंट है, पर इसके साथ सिस पोजीशन पे दोनों क्या थे, न्यूट्रल लिगेंड्स, तो ये भी एलिमिनेट नहीं हो सकते। मोरओवर अगर रिडक्टिव एलिमिनेशन हुई होती तो वो आपको साइड पे एक और प्रोडक्ट बना के देते, है ना। तो यहाँ रिडक्टिव एलिमिनेशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट, माइग्रेटरी इंसर्शन पॉसिबल है। माइग्रेटरी इंसर्शन कैसे पहचानोगे, 2 लिगेंड्स किए थे हमने माइग्रेटरी इंसर्शन में, जो जिनमें माइग्रेटरी इंसर्शन होती है, कौन से, कार्बोनिल एंड आर ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप और कार्बोनिल। तो यहाँ से हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि माइग्रेटरी इंसर्शन ऐसे थी ना, याद करो, यहाँ पे कार्बोनिल, यहाँ पे CH3, ये यहाँ से इसके पास चला जाएगा या ये उधर से आ जाएगा। क्या था हमारे पास, मेटल CO CH3 असाइल बन जाएगा, वेकेंट पोजीशन क्रिएट होगी, फिर एक्सटर्नल लिगेंड आके इस वेकेंट पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। तो माइग्रेटरी इंसर्शन होने के लिए 2 चीजें चाहिए, क्या क्या, एक तो मेटल के साथ न्यूट्रल लिगेंड प्रेजेंट हो, कार्बोनिल इज न्यूट्रल, दूसरा मेटल के साथ आयनिक लिगेंड प्रेजेंट हो, ठीक है। एंड दिस इज ऑलवेज सिस, ठीक है। और लिगेंड कौन सा होना चाहिए, न्यूट्रल वाला, दैट इज कार्बोनिल। In most of the cases that is कार्बोनिल, इसी की माइग्रेटरी इंसर्शन होती है। तो जब आपको सिस्टम में कार्बोनिल की सिस पोजीशन पे कोई आयनिक लिगेंड दिखता है तभी माइग्रेटरी इंसर्शन करनी है, अदरवाइज नहीं। पता लग गया ना, मेटल के साथ क्या होना चाहिए, कार्बोनिल, और कार्बोनिल की सिस पोजीशन पे आयनिक लिगेंड, एक न्यूट्रल हो दूसरा आयनिक हो। तो यहाँ माइग्रेटरी इंसर्शन भी नहीं हो सकती। कार्बोमेटाइलेशन हो सकती है। कार्बोमेटाइलेशन में क्या किया था हमने एल्कीन बनती है उसमें हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे कार्बोमेटाइलेशन हो सकती है या नहीं, मैं वही बोल रही हूँ, कार्बोनिल होना चाहिए न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। क्योंकि माइग्रेटरी इंसर्शन करने के बाद हमें ये भी देखना है कि यहाँ पे कुछ बन भी रहा है या नहीं, ठीक है। जैसे इसकी अगर आप माइग्रेटरी इंसर्शन करते हो तो असाइल लिगेंड बन जाता है, पर PPH3 की माइग्रेटरी इंसर्शन करोगे वो तो कोई कंपाउंड ही नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो वो भी साथ में लेके चल रही है चीज। तो कार्बोनिल हमारे पास क्या है, उसकी माइग्रेटरी इंसर्शन होती है, बाकियों की नहीं होती। न्यूट्रल में हमारे पास कार्बोनिल होना चाहिए। क्लियर हो गया। व्हाट इज कार्बोमेटाइलेशन, एल्कीन की इंसर्शन होती है, एल्कीन बनता नहीं, सॉरी, वहां एल्कीन की इंसर्शन होती है इन बिटवीन मेटल एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। जब यहाँ पे कोई एल्कीन है ही नहीं तो इसमें कार्बोमेटाइलेशन या एल्कीन इंसर्शन जिसको आप बोलते हो
वो भी नहीं हो सकता है ना। तो सारे चांसेस रूल्ड आउट हो गए। अब इसमें देखो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन वो क्लियरली विजिबल है, पॉसिबल है ना यहाँ पे। और बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन सिर्फ 60 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे होती है, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो पहले इलेक्ट्रॉन काउंट देखेंगे, पैलेडियम की इलेक्ट्रॉन काउंट कितने होते हैं 10, दो pPH3 प्रेजेंट है तो यहाँ से 4, एक ब्रोमीन प्रेजेंट है तो 1, उसके बाद ये अल्काइल लिगेंड प्रेजेंट है R ग्रुप, इससे भी 1, तो हो गया 16 इलेक्ट्रॉन। तो अब हमें पता लग गया बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट भी है, दूसरा कॉम्प्लेक्स 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज भी है, तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन पॉसिबल है। अब हम ये देखेंगे कि बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन पॉसिबल तो है, बट हमें ये भी देखना है कि कंपाउंड स्टेबल बन रहे हैं या नहीं, क्योंकि देयर आर वेरियस वेज टू सप्रेस द बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। तो वो हम कैसे देखेंगे, हमारे पास अल्फा देन बीटा, दिस इज बीटा कार्बन, यहाँ पे अल्फा देन दिस इज आल्सो बीटा कार्बन। तो अगर कभी कंपाउंड में ऐसा हो कि एक से ज्यादा बीटा कार्बन है, एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन्स है, तो आपको दोनों को एलिमिनेट करके देखना है कि दोनों की एलिमिनेशन से प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ठीक है। और फिर जिसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा उसी साइड से बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करवानी है, ठीक है। अब आपको वो एक थोड़ा सा अप्रोच समझ आया कि कोई भी रिएक्शन जब आपने देखी तो आपको सबसे कैसे पता लगेगा कि उस रिएक्शन में क्या हो रहा है। तो आप बेसिक से स्टार्ट करो, एक एक चीज जो है उसको इमेजिन करके देखो कि क्या यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, तो फिर उसके चांसेस पढ़ो कि सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। अगर वो नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। सो दिस वे स्टेप बाय स्टेप, शुरू में थोड़ा सा स्लो होगा, एक एक क्वेश्चन को करने में टाइम लगेगा, ठीक है, पर फिर धीरे धीरे आपको देखते सार पता लग जाएगा, बिकॉज मोर यू प्रैक्टिस मोर परफेक्ट यू विल गेट। तो फिर आपको देखते ही कंपाउंड को पता लग जाएगा कि इसमें यही चीज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों साइड से करके देखो, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करो और उसमें देखो प्रोडक्ट क्या बनता है दोनों साइड से। कर लिया। क्या होगा बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के बाद, जो यहाँ से दिस इज बीटा 1, ठीक है, इसको मैं बीटा 2 कर रही हूँ। बीटा 1 एलिमिनेट होगा तो यू विल गेट एल्कीन CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 और यहाँ CH2 फिनाइल। ये बनाया सबने, यही बनाया सबने। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन का मतलब ये वाला जो आपका हाइड्रोजन था ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, पैलेडियम के साथ बॉन्ड बनाएगा और फिर ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ जाके एल्कीन, यही थी ना बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, सेम एलिमिनेशन होती है। और नेक्स्ट जब आप इसको हीट करते हो तब यहाँ से बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करोगे तो यू विल गेट CH डबल बॉन्ड CH2 फिनाइल एंड हियर यू विल गेट CH2 CH3। कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, लग रहा है पता। कॉन्जुगेशन से सिस्टम में क्या आती है, स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे हमारे पास फिनाइल रिंग प्रेजेंट है, ये वाला एल्कीन क्या कर सकता है, कॉन्जुगेशन में जा सकता है ना। क्लियर हुआ, यहाँ पे फिनाइल प्रेजेंट थी ना, फिनाइल रिंग प्रेजेंट थी, तो जब डबल बॉन्ड के साथ फिनाइल रिंग प्रेजेंट है तो ये वाला जो आपका डबल बॉन्ड था वो कॉन्जुगेशन में जा रहा था। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्जुगेशन है और यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है। जहां कॉन्जुगेशन होगी वहां सिस्टम में
स्टेबिलिटी आएगी। तो दिस प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। ये वैसे आप ऑर्गेनिक में सब चीजें करोगे, ठीक है, धीरे धीरे आपके ऑर्गेनिक में ये चीजें आएंगी। अब वहां पे आप जो इंटरमीडिएट्स पढ़ोगे या मैकेनिज्म पढ़ोगे, रिएक्शन मैकेनिज्म, तो उसमें आप देखोगे कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे एल्कीन्स की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। वन ऑफ देम इज कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे मोर स्टेबल प्रोडक्ट, दिस इज योर लेस स्टेबल, ठीक है ना। इंटरमीडिएट से भी चेक कर सकते हैं, वो भी कर सकते हो, उससे भी सेम ही आएगा आपके पास आंसर, ठीक है। उससे हमारे पास जो डबल बॉन्ड्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगे। जो COH ग्रुप था उसकी नहीं जा सकते थे क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर था। जैसे ये था ना आपके पास पहले, तो कार्बन, ये C डबल बॉन्ड O OH, तो ये जो लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन यही रह जाती थी, ठीक है। तो यहाँ तक नहीं पहुंचता था। अब यहाँ पे अगर आप इसका पॉजिटिव चार्ज कम आएगा, इस साइड पे, ये वाले पे आएगा ना पॉजिटिव चार्ज, तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड्स में कॉन्जुगेशन होगी और ये इधर की तरफ आएगा। जब भी आपने ना भी जैसे टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशंस होती है, तो उसमें कॉन्जुगेशन का टाइप ये भी होता है, मतलब सिंपल यही कॉन्जुगेशन नहीं होती कि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, सिर्फ ये कॉन्जुगेशन नहीं होती। जो आपके पास ऐसा सिस्टम है इसमें भी कॉन्जुगेशन पॉसिबल है ना। डबल इधर चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो वो जो आपका सिस्टम है इसमें अगर आप यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनाते हो, मैम 5 बॉन्ड नहीं हो जाएंगे कार्बन के फिर तो, अगर लेस स्टेबल वाले सिस्टम में जहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है, CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, मिडिल वाले कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं होंगे, स्टेबल कैसे हुआ? कौन से वाले बॉन्ड के, कौन से वाले कार्बन के पांच? मैम फर्स्ट पार्ट में जो आपने फॉलो किया ना, उसमें आज आपने लेस स्टेबल देखा, उसका मिडिल वाला कार्बन CH डबल बॉन्ड CH2 CH। एक सेकेंड, यहाँ CH आएगा, यहाँ से ये CH2 था ना, अब मैंने यहाँ पे भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है। वो यहाँ पे भी गलत लिखा होता है, ये CH यहाँ पे CH2 CH3 होगा, तो एक हाइड्रोजन कम है यहाँ, ठीक है। और यहाँ से जब आपके टोटल दो हाइड्रोजन है इस कार्बन पे, एक हाइड्रोजन जब एलिमिनेट हो जाएगा तो यहाँ CH आएगा, ठीक है। सर ने क्लियर हो गया, वो गलती से यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, यस। ठीक है। और इसमें फिर जो आप पूछ रहे थे डाउट की कॉन्जुगेशन, तो वो इस साइड से होगी, ऐसे, दिस वे, ओके, क्लियर हो गया। तो उससे पॉजिटिव चार्ज हमारा कौन से कार्बन पे मैम फिर नीचे वाले में भी सेम ही आएगा ना, नीचे वाले में भी बॉन्ड का वो होगा। CH2 से नीचे वाला 1 2 3, राइट, ठीक है। तो बस यहाँ पे कॉन्जुगेशन अगर आप कार्बोकेटाइन से भी देखोगे तो इसमें कार्बोकेटाइन विल बी मोर स्टेबल, या आप जो फाइनल प्रोडक्ट है उससे भी देख सकते हो, ठीक है। अगर आपका कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो आपका फाइनल प्रोडक्ट भी ज्यादा स्टेबल ही बनेगा उससे, ठीक है ना। क्लियर हुआ या नहीं सबको? तो इससे बेटर आप इसको ऐसे याद रखो, आपको एक और नया पॉइंट भी मिल जाएगा कि जो एल्कीन्स हैं दे आर मोर स्टेबल अगर एल्कीन्स में कॉन्जुगेशन होती है। तो क्योंकि इसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बन रहा है, तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन कौन सी कार्बन से होगी? बीटा 2 कार्बन से होगी। तो यहाँ से बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगी, यहाँ से नहीं होगी। दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, एंड दिस विल बी योर माइनर। क्लियर है एवरीवन? ठीक है, हाँ जी। रिडक्टिव एलिमिनेशन, ये आपने मेजर सॉरी स्टेबल और कार्बोकेटाइन बात की है वो see, there are 3 things in a reaction. That is your compound A, which is reactant, then you get intermediate, and then you get the final product. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? reactant, this is your intermediate, and this is the product. ठीक है, अब सोचो अगर रिएक्शन आगे कब जाएगा? रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट की तरफ और इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट की तरफ कब जाएगा? जब वो ये खुद अनस्टेबल हो और इस साइड पे कन्वर्ट होने पर सिस्टम हमारा स्टेबल हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? कंपाउंड ए, जो कि आपका रिएक्टेंट है, ठीक है। इसके बाद पहले आपका इंटरमीडिएट बनेगा, जो वो पूछ रहे थे कि आपने पॉजिटिव चार्ज से क्यों नहीं डिसाइड किया,
ठीक है, दैट वाज योर इंटरमीडिएट। और फिर उस इंटरमीडिएट से जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, मैंने कंप्लीट बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन कर दिया, तो उससे ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। तो चाहे तो आप स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट की चेक कर लो, जो वो बोल रहे थे कि पॉजिटिव चार्ज से, या फिर स्टेबिलिटी जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, दैट इज योर एल्कीन, वहां से चेक कर लो। अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है तो आपका प्रोडक्ट भी स्टेबल बनेगा, ठीक है। और अगर आपका इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं है तो प्रोडक्ट भी स्टेबल नहीं हो सकता। ओके, सो यू कैन चेक ईदर वे, ठीक है। अब ये वाली जो आपकी रिएक्शन थी, इसमें हमने बोला कि जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा था एल्कीन, वो स्टेबल नहीं था, तो फिर रिएक्शन आगे बढ़ेगी नहीं ना इस साइड पे, तो ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। और यहाँ जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज मोर स्टेबल, तो फिर रिएक्शन इस डायरेक्शन में ही प्रोसीड करना पसंद करेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? कर दो इसको रन। रिडक्टिव एलिमिनेशन मतलब विच पॉइंट यू वांट टू अंडरस्टैंड? जो आपने बोला था कि अच्छा, जैसे हमारे पास ये है, यू हैव सर्टेन कॉम्प्लेक्स दिस वे, ठीक है। दिस इज बेसिकली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ पैलेडियम, ठीक है। हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड्स प्रेजेंट है यहाँ पे, PPH3 कार्बोनिल, PPH3 एंड PPH3, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आयनिक लिगेंड्स प्रेजेंट है। न्यूट्रल का मतलब वो जिसके ऊपर फॉर्मल चार्ज 0 है, और बाकी आयनिक मींस जिन पे फॉर्मल चार्ज -1 -2 इस तरह से है। तो रिडक्टिव एलिमिनेशन सबसे पहली चीज तो सिर्फ आयनिक लिगेंड्स की होती है, ठीक है। अब हमें किसको रिमूव करना है? आयनिक लिगेंड्स को रिमूव करना है। बट ये जो दो आयनिक लिगेंड्स है, ये कैसे प्रेजेंट है? आपस में ट्रांस पे प्रेजेंट है। तो रिडक्टिव, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि इस कंपाउंड में क्या रिडक्टिव एलिमिनेशन हो सकती है, तो यू विल से नो। व्हाई? बिकॉज जिसकी हमें एलिमिनेशन करनी है वो आपस में ट्रांस पे प्रेजेंट है। बट यही चीज अगर हमारे पास सिस ओरिएंटेशन में प्रेजेंट हो, you have two hydrogens, then all of these are carbonyls. Neutral ligands की कभी होती नहीं है, आयनिक लिगेंड्स की होती है। दो आयनिक लिगेंड्स चाहिए और वो दोनों सिस पे भी चाहिए हमें, ठीक है। तो अगर वो दोनों सिस पे हैं तो इससे यहाँ से हम इनको रिमूव कर सकते हैं। जिसको आप रिमूव कर दोगे उनका आपस में बॉन्ड बना देना है, ठीक है। तो हमारे पास ये और क्लियर हो गया? ये पूछना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अबे। तो बीटा एलिमिनेशन खत्म हो गई है हमारी, ठीक है। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन भी हो गया। अब हम एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। लिखो, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन। आई गेस हाँ,
कल ऑनलाइन स्टूडेंट में से कोई मेरे से असाइनमेंट की आंसर की मांग रहा था, है ना? वो ऐप के ऊपर ना सेकंड असाइनमेंट में ही आंसर की है उसकी, ठीक है? यू हैव 2 असाइनमेंट्स ना अपलोडेड ऑन द ऐप। तो जो आपकी फर्स्ट असाइनमेंट है उसके 29 क्वेश्चंस, नहीं उसमें 102 है। सेकंड असाइनमेंट की तो है ना आंसर की उसमें? यस मैम। सेकंड की है उसमें 102 के मैंने देखे थे, है या नहीं विशाली, देखा था आपने? है जी मैम, है उसकी तो, पहली वाली की नहीं है। अच्छा तो आपके पास असाइनमेंट है किसी के पास? उसमें आंसर की है ना? ठीक है, आप इसकी फोटो क्लिक करके ना ग्रुप में सेंड कर देना एक बार, ठीक है? और मैं फिर उसको अपलोड भी कर दूंगी वहां पे ना। पता लग गया ये कैसे होगी रिएक्शन? क्या होगा इसमें? बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगी, है ना? जब भी एल्कीन किसी भी रिएक्शन में अगर एल्कीन एज अ प्रोडक्ट नजर आएगा तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज योर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। ना तो ऑक्सीडेटिव एडिशन से बनती है, ना रिडक्टिव एलिमिनेशन से बनती है, ना माइग्रेटरी इंसर्शन से बनती है। कार्बोमेटाइलेशन में एल्कीन की जरूरत होती है तो वो रिएक्टेंट, सॉरी, वो रिएक्टेंट साइड पे आती है ना? जब वो प्रोडक्ट में बन रही है एल्कीन तो दैट मींस वहां पे पक्का बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हुआ होगा। बट मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन इज ऑलवेज ऑन 16 इलेक्ट्रॉन। तो ये 16 इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो बस आपको सिंपली एक और स्टेप ऐड करना है इसमें। क्या? पहले इसमें से कार्बोनिल को रिमूव कर दो या पीपीएच3 को रिमूव कर दो, जिससे 18 से वो 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बन जाएगी। फिर उस पे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन कर लो, ठीक है, एल्कीन बना दो, और लास्ट स्टेप में जो आपने रिमूव किया था उसको बाद में दोबारा से ऐड करना है। क्लियर हुआ सबको? एवरीवन, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन तो आसानी से कर लोगे, पर ये आपका 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है और 18 पे हमारे पास बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन नहीं हो सकती, तो हमारे पास स्टेप 1 क्या हो गया? रिमूवल ऑफ द लिगेंड। तो मैंने पीपीएच3 रिमूव किया है, ना कि कार्बोनिल को, क्योंकि पीपीएच3 बल्कि लिगेंड होता है, तो जो बल्कि है वो उसको रिमूव पहले करते हैं, ठीक है ना? तो इसको रिमूव किया, हमारे पास इंटरमीडिएट बनेगा व्हिच इज 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। यू विल गेट कार्बोनिल एंड, तो इसमें अल्फा बीटा, दिस इज बीटा हाइड्रोजन, ठीक है? ये आपका यहाँ पे माइग्रेट कर जाएगा और ये बॉन्ड इधर जाके शिफ्ट एल्कीन बन जाएगा, ठीक है? हाइड्रोजन इसके साथ अटैच और यहाँ हमारे पास एल्कीन। लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा? फिर से यहाँ पे पीपीएच3 ऐड। This is 16 electron. This will also remain 16 electron. ये हो जाएगा 18 electron. ठीक है? रब कर दूं? चलो एक और क्वेश्चन करो ऐसा सा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है? तो इसको ध्यान से सोच के, ठीक है, आराम से करना है इसको। और ये सारे नेगेटिव क्वेश्चन हैं, जो मैंने पिछला क्वेश्चन दिया था वो सीएसआई में ही आया था, ओके? ये भी सीएसआई का क्वेश्चन है।
क्योंकि उसका एरोमेटिक कैरेक्टर डिस्टर्ब हो जाता है। अलाइल सिस्टम, देखो पहले तो आप ये चेक करो कि कौन से लिगेंड्स हमने ऐसे पढ़े हैं जिनकी हैप्टिसिटी चेंज कर सकती है ना। तो हम तो अलाइल सिस्टम क्या था, वो ईटा 1 और ईटा 3 में एग्जिस्ट करता है, और जो आपके पास उसमें जो अलाइल सिस्टम है वो एरोमेटिक है ही नहीं है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ईटा 1 से ईटा 3 चला जाए, चाहे ईटा 3 से ईटा 1 आ जाए, ठीक है। पर अगर सीपी रिंग है वो ईटा 5 में प्रेजेंट होगी तो वो एरोमेटिक होगी, है ना। यू हैव दैट C5H5 विद नेगेटिव चार्ज, सीपी रिंग पे चार्ज माइनस होता है तो वो एरोमेटिक है। अगर आप उसको ईटा 5 से ईटा 3 करते हो या ईटा 2 करते हो तो उसका एरोमेटिक कैरेक्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये ऐसे था, ईटा 5 ऐसे है ना, बट ईटा 3 में क्या होगा, आप क्या करोगे, इसकी डीलो, ये जो ईटा 3 का मतलब ये मेटल के साथ अटैच्ड है और ये वाला पाई बॉन्ड भी मेटल के साथ अटैच हो गया, तो इन शॉर्ट हमने क्या किया, इनको तो मेटल के साथ अटैच कर दिया, ये पाई बॉन्ड जो है डीलोकलाइजेशन में नहीं रहा, इसको आपने यहाँ फिक्स कर दिया, तो मतलब आपने डीलोकलाइजेशन रोक दी है उसकी, ठीक है। तो वो इस वजह से एरोमेटिक कैरेक्टर फिर नहीं रहेगा, डीलोकलाइजेशन खत्म हो जाएगी, ओके। ओके सो पहले मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन देख के सबसे पहले माइंड में क्या आ रहा है आपके कि हम कैसे सॉल्व करें क्वेश्चन, वो पहली चीज क्या आ रही है ध्यान में? हाँ जी, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है स्पीशीज का? 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ठीक है। और क्या है इसके बाद माइंड में? रिडक्टिव एलिमिनेशन, ठीक है। तो रिडक्टिव एलिमिनेशन किसकी हो सकती है? दो आयनिक लिगेंड्स की, है ना। दो आयनिक लिगेंड्स की रिडक्टिव एलिमिनेशन हो भी सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में सिस में प्रेजेंट है, ठीक है। पर अगर मैं इसकी रिडक्टिव एलिमिनेशन करती हूँ तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? CD3 क्या ऐसा कोई प्रोडक्ट गिवन है? तीनों प्रोडक्ट्स गिवन है ना हमें आपस में, और हम प्रोडक्ट्स में ये भी देखा है कि CD3 अलग अलग गिवन है, तो दैट मींस रिडक्टिव एलिमिनेशन नहीं हो सकती। ऑक्सीडेटिव एडिशन हो सकती है, यस और नो? कहां से होगी ऑक्सीडेटिव एडिशन? कौन बोल रहा है यस? नहीं हो सकती ना। पहली बात तो वो 18 है, उसके बाद कुछ है भी नहीं जिसकी आप ऑक्सीडेटिव एडिशन करोगे। यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन ये तो एल्कीन है ना, और एल्कीन की ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं हो सकती। ऑक्सीडेटिव एडिशन किससे होती है? A B, मोस्टली सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। और होगी भी ऑक्सीडेटिव एडिशन तो डबल बॉन्ड की, चलो अगर पॉसिबल भी है जिसमें 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है सिस, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, यस और नो? ठीक है। और क्या हो सकता है? यस, कार्बोमेटाइलेशन इज पॉसिबल। कार्बोमेटाइलेशन क्या होती है? इंसर्शन ऑफ एल्कीन इन मेटल आर बॉन्ड या मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ मेटल है, साथ में अल्काइल गिवन है, दूसरी साइड पे यहाँ पे क्या है? एल्कीन। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कार्बोमेटाइलेशन और एल्कीन इंसर्शन। तो वो करके देखते हैं कि क्या बनता है। जरूरी नहीं कि फर्स्ट स्टेप बनी हो, बट वी विल गिव इट अ ट्राई बिकॉज़ दैट इज पॉसिबल, है ना। तो यहाँ पे अगर आप एल्कीन इंसर्शन करते हैं तो आयरन, उसके साथ एक CD3 दैट विल रिमेन सेम। दूसरा क्या हो जाएगा, अगर इसको आप इसमें इंसर्ट कर दोगे क्या बनेगा? कैसे होती है इंसर्शन? CD3, ये जैसे मान लो सेकेंड कार्बन, दिस इज फर्स्ट कार्बन, ये यहाँ माइग्रेट करेगा, इसका पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, इस बॉन्ड को रिमूव कर दिया यहाँ से, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन जब ब्रेक होगा तो कहाँ जाएंगे ये पाई के इलेक्ट्रॉन्स? फर्स्ट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा और फिर वो नेगेटिव चार्ज कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बना लेगा। यही होता है, तो मैंने वो डायरेक्ट ही उधर कर दिया, समझ रहे हो। पहले क्या होगा, CD3 अपने सिग्मा के इलेक्ट्रॉन्स लेके कहाँ जाएगा? सेकेंड कार्बन पे, ठीक है। उसका ये वाला, उसके बाद क्या होगा, पाई का बॉन्ड ब्रेक करेगा, पाई के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट कर जाएंगे? फर्स्ट कार्बन पे, और फर्स्ट कार्बन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। वो वाले इलेक्ट्रॉन्स फिर कोबाल्ट पे अटैक करेंगे। तो वो बार बार लिखने से अच्छा है हमने सारा एक ही स्टेप में शो कर दिया उसको, ठीक है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे कोबाल्ट का बॉन्ड किसके साथ बन जाएगा? फर्स्ट कार्बन के साथ, विच इज CH2 देन CH2 देन CD3।
अब कुछ लग रहा है कि हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है यहाँ पे? अब पहली बात ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज था। आफ्टर द एल्कीन इंसर्शन कितना हुआ ये? सॉरी, वन थिंग इज मिसिंग ओवर हियर। CD3 हम माइग्रेट कर, ठीक है, हाँ, कितना बना ये? इलेक्ट्रॉन काउंट चेंज हुआ या नहीं? हो गया ना हमारे पास। ये क्या था? 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अब हमने क्या किया यहाँ पे? काम कैलकुलेट कर लेना चाहिए, इसके कितने हो जाएंगे? 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हो गया क्लियर? ठीक है, यहाँ पे आपको ये भी नजर आ रहा होगा कि हमारे पास CD3 के साथ आपको एक हाइड्रोजन चाहिए और फिर एंड में एल्कीन बन रहा है एज अ प्रोडक्ट। तो मतलब एल्कीन तो प्रोडक्ट तभी बनता है जब बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो। तो यहाँ पे CH की जगह हम यहाँ से हाइड्रोजन करते हैं, दिस इज योर बीटा, दिस इज अल्फा। तो ये जाके कोबाल्ट के साथ अटैच हो जाएगा, यस और नो, और यहाँ से एल्कीन बन जाएगी। यही होती है ना बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। तो अब प्रोडक्ट क्या बन जाएगा उससे? CP रिंग, कोबाल्ट, इसके साथ CD3 और साथ में हाइड्रोजन। ठीक है, और एक प्रोडक्ट जो ये वाला था वो हमने बना लिया, ठीक है, प्लस CD3। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा ना इसमें। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये कौन सी बन गई? 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बन गया, यस और नो? दिस इज अ 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। देखो जो हमारे पास बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन है दैट अकर्स ओनली ऑन 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो ये तो हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? 16, अच्छा सॉरी, हाँ सॉरी, ये 16 ही रहता है। ठीक है, ये बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन सिर्फ 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे होती है और इलेक्ट्रॉन काउंट चेंज नहीं करता। तो दैट इज योर 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। मैम फर्स्ट स्टेप दोबारा एक्सप्लेन करना, यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन हो गई। ये जो आपका फर्स्ट स्टेप है दैट इज द कार्बोमेटाइलेशन स्टेप। कार्बोमेटाइलेशन स्टेप का मतलब एल्कीन की इंसर्शन होती है। ठीक है, कहाँ पे? ये देखो, ये मेटल का और आर का बॉन्ड है, या आप इसको यहाँ से देखो, अगर आपके पास मेटल और आर का बॉन्ड है, साथ में यहाँ कोई एल्कीन प्रेजेंट है, जो आपका आर ग्रुप है, दिस इज योर सेकेंड कार्बन, फर्स्ट कार्बन। आर ग्रुप माइग्रेट करता है सेकेंड कार्बन पे, ठीक है, उससे क्या होगा? मेटल पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। इस बॉन्ड को आप रिमूव कर दो, ये डबल बॉन्ड था, ठीक है, जब ये इधर माइग्रेट करेगा तो ये वाला जो पाई का बॉन्ड था ये इधर आ जाएगा, दिस इज 1 2, आर ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएगा। लास्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा? दिस इज 1 2 आर, यहाँ नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, और ये बन जाएगा मेटल मैम यही कंफ्यूजन है अभी, वन और मेटल जब बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ तो हमने स्टार्टिंग में हमारे पास बॉन्ड ये वन था, फिर ये क्यों बना रहे हैं? ये वाला वो बॉन्ड तो बॉन्ड ब्रेक ही नहीं किया हमने। यस मैम। उसको ब्रेक करना है ना, बिकॉज मैंने आपको बताया था कार्बोमेटाइलेशन में चेंजेस क्या आते हैं कि ये बॉन्ड क्यों बना हुआ था। ये बॉन्ड जहाँ पे जो आपका सेंटर वाला बॉन्ड था वो इसलिए बना हुआ था क्योंकि ये जो पाई के इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोबाल्ट की तरफ शिफ्ट हो रही थी। पर अगर मैं आर ग्रुप को उठा के यहाँ पे माइग्रेट कर दूंगी तो पाई बॉन्ड तो ब्रेक ही कर जाएगा ना, और वो सारे के सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फर्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ से जब यहाँ पे इस जगह पे पाई बॉन्ड रहेगा ही नहीं, तो ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड कहाँ से बना हो गया? ये वाला बॉन्ड क्यों बन रहा था? क्योंकि ये जो पाई के 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो कोबाल्ट की तरफ जा रहे थे। जब आर ग्रुप आपने यहाँ माइग्रेट कर दिया तो पाई के इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये बॉन्ड तो बचेगा ही नहीं ना यहाँ पे। स्वर्णिम क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, तो फर्स्ट स्टेप इज माइग्रेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। जैसे ही अल्काइल ग्रुप यहाँ माइग्रेट करता है इसका पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, यहाँ नेगेटिव चार्ज और वो मेटल के साथ बॉन्ड बना देगा। इसमें भी वही शो किया हुआ है, आर ग्रुप इस कार्बन पे माइग्रेट करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, नेगेटिव चार्ज फर्स्ट कार्बन पे पड़ेगा और वो फिर कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बना देगा। क्लियर हो गया स्वर्णिक? अर्पिता, आर्ची, आपको क्लियर है? यस मैम। Okay, so this was the first step. Then you have beta hydride elimination. Next हमारे पास क्या हो सकती है यहाँ? हाँ, PME3 को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, PME3 को ऐड कर सकते हो या फिर आप सीधा क्या कर सकते हो, पहले रिडक्टिव एलिमिनेशन कर दो। रिडक्टिव एलिमिनेशन करोगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ से? CD3H, तो ये भी बन गया और CD3H भी बन गया यहाँ से हमारे पास, ठीक है।
और फिर बाद में क्या करना है आपको, सिंपली लिगेंड्स को ऐड करना है, दैट इज योर लिगेंड एडिशन। कौन से 2 लिगेंड्स ऐड करोगे, जो रिएक्टेंट में गिवन है, एक एल्कीन गिवन है और दूसरा PME3 गिवन है। ओके क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन आपके पास ऐसे आएगा, जैसे आपको रिएक्टेंट गिवन है, ठीक है, उसमें आपको बताया जाएगा कि हमारे पास ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो आइडेंटिफाई व्हाट इज द इंटरमीडिएट दैट इज फॉर्म, ठीक है। ओके तो ये सारे इस तरह से, या फिर ये असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, उसको आप एक बार पढ़ के देखना आज घर जाके कि वो कैसे गिवन है आपको, ठीक है। मतलब वहां पे तो ऑब्वियसली मैकेनिज्म बनाने के लिए नहीं आएगा, पर जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपके माइंड में मैकेनिज्म आना चाहिए, तभी आप उसका इंटरमीडिएट बता पाओगे वहां पे, ठीक है। या फिर वो आपको ये तो नहीं बताएंगे कि ये आपका रिएक्टेंट है, इसमें बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगी, आप उसका प्रोडक्ट बताओ, ऐसा कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा कि वो पहले से आपको बता देंगे कि यहाँ ये रिएक्टेंट है, इसमें बीटा एलिमिनेशन होगी, चलो प्रोडक्ट बताओ। सो दैट इज वेरी इजी, एक बार बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करनी आ गई तो वो तो हम बना ही देंगे ना प्रोडक्ट। बट वो क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट बता देते हैं और आपसे पूछते हैं कि और प्रोडक्ट भी एक नहीं बताते हैं, ठीक है, मतलब सॉरी प्रोडक्ट भी वो तीनों नहीं बताएंगे, वो आपको एक ही, मतलब अगर 3 प्रोडक्ट्स है तो 2 प्रोडक्ट बता देंगे और एक को वो एज ए और एक्स लिख देंगे, ठीक है। तो आपने सोचना है कि इससे अगर मुझे ये और ये चीज मिल रही है तो फिर कौन सी रिएक्शन बीच में हुई होगी। अगर आपने वो रिएक्शन पकड़ ली तो आपको पता लग जाएगा ये जो मिसिंग स्ट्रक्चर है वो कौन सा होगा, ठीक है। और अगर आपने वो रिएक्शन देख सोच लिया तो आपको इंटरमीडिएट भी पता लग जाएगा कौन सा होगा, ठीक है। तो वो ये नहीं बोलेंगे मैकेनिज्म ड्रॉ करो, बट वो मैकेनिज्म आपके माइंड में चेक करेंगे कि आपको आइडिया लग रहा है कि ये मैकेनिज्म हुआ होगा उसमें। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, ट्रांसमेटलेशन। तो अब ट्रांसमेटलेशन क्या होता है, अगर हमारे पास 2 डिफरेंट कंपाउंड्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड 1 है जिसमें ये भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है जिसमें मेटल का R ग्रुप के साथ बॉन्ड है, दूसरा कंपाउंड हमारे पास है जिसमें मेटल का किसी लिविंग ग्रुप के साथ बॉन्ड बना हुआ है। हो सकता है यहाँ पे आगे कोई और R ग्रुप्स भी अटैच्ड हो और ये भी आपका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हो। तो सिंपली ट्रांसमेटलेशन का मतलब क्या होता है, 2 मेटल्स का एक्सचेंज होना, ठीक है। तो हमारे पास उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर जो हमारे पास लिविंग ग्रुप है वो एज X नेगेटिव एलिमिनेट होगा, इस मेटल के ऊपर जाके अटैक करेगा, जब वो इस मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इस मेटल का जो R ग्रुप के साथ बॉन्ड था वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या रिलीज होगा, एज R नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, मेटल 1 के साथ किसका बॉन्ड बन गया, X का प्लस, यहाँ पे मेटल 2 पे चार्ज पॉजिटिव और यहाँ से R के ऊपर चार्ज नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप R नेगेटिव का M2 के साथ बॉन्ड, तो 2 प्रोडक्ट्स क्या बने, M1X प्लस R M2, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली हुआ क्या, जो हमारे पास M1 था उसकी जगह M2 आ जाएगा और जो M2 था उसकी जगह M1 आ जाएगा हमारे पास। पहले M1 was with R, now M2 will be with R, ठीक है। So when in 2 different compounds the metals are exchanged, that reaction is called as transmetallation, ठीक है, क्लियर हो गया। या फिर आप ये भी कह सकते हो ना कि 2 मेटल्स ने अपने लिगेंड एक्सचेंज कर लिए, ये भी तो बोल सकते हैं कि पहले M1 का लिगेंड R था और अब M1 का लिगेंड X है, ठीक है। अगर यहाँ पे मेटल के ऊपर चार्ज, अगर दिस इज -1 इसके ऊपर +1 आएगा, ये भी -1 ये भी +1, और आफ्टर ट्रांसमेटलेशन क्या हो रहा है, अभी भी इस पे +1 इस पे +1, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करती, ओके।
कर लिया नोट? चलो इसके पॉइंट्स देखो. इन ट्रांसमेटलेशन the two metal exchange their ligands. The two metal exchange their ligands with respect to each other. The two metals exchange their ligand with respect to each other. Second point, there is no change in the oxidation state of the metal. There is no change in the oxidation state of the metal during transmetallation. During transmetallation. Second, there must be two metals. There must be two metals for transmetallation. मैम विद ईच अदर के बाद एक बार दोबारा रिपीट करना. किसके बाद? विद ईच अदर देयर मतलब इन ट्रांसमेटल. इसके बाद सेकंड पॉइंट लिखो. There's no change in the oxidation state. No change in the oxidation state of the metal occurs during transmetallation. ठीक है. और लास्ट पॉइंट, there must be two metals for transmetallation. ठीक है. अब इसका लास्ट हम इसके बाद बाकी कल पढ़ेंगे. ठीक है. अब हमारी सारी रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं. नेक्स्ट कल हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कैटालिसिस. ठीक है. बस एक ये देखो, अब हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें हमें क्या करना है रिएक्शन में. ठीक है. मान लो आपके पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है, जिंक के साथ क्लोरीन और Br प्लस, ओके, एंड अनदर प्रोडक्ट व्हिच यू आर गेटिंग इज दिस. ये देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे पहली चीज हमारे पास अब इन दोनों को आपको मिक्स करना है. ठीक है. तब सबसे पहले तो आपको दो पेटल्स देख के भी समझ आ जाएगा कि ये तो ट्रांसमेटलेशन होगा. दूसरी चीज, यहाँ पे जो आपके पास जिंक था उसके पास एक तो क्लोरीन है, पर दूसरा यहाँ पे क्या आ गया, टोलुइन की जगह Br ग्रुप आ गया. तो मतलब हमने ट्रांसमेटलेशन में पढ़ा था कि टू मेटल्स दे एक्सचेंज देयर लिगेंड्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. अब बात ये कि ये कंपाउंड कैसे बना होगा. ये कंपाउंड कैसे बना होगा, ट्रांसमेटलेशन कर दे पहले इसकी. ट्रांसमेटलेशन करने के बाद जो आपके पास जिंक है उसके पास क्या आ गया, क्लोरीन रहा, Br आ गया, प्लस पैलेडियम के साथ देखो क्या क्या अटैच्ड है, एक तो बेंजीन रिंग, दो लिगेंड्स अटैच्ड है. अब यहाँ पे Br की जगह क्या आ जाएगा, जो आपने यहाँ से रिमूव किया, दैट इज टोलुइन. ठीक है. अब प्रोडक्ट पता लगा कैसे बना होगा, वो रिडक्टिव एलिमिनेशन है ना. वो कैसे बना होगा, जब यहाँ से इसको रिमूव कर दिया, यहाँ से इसको रिमूव कर दिया, तो फिर वो बन जाएगा. ठीक है. क्लियर हुआ. तो ऐसे प्रोडक्ट्स को देख के सोच के कि ये चीज कैसे बन सकती है, उसके हिसाब से आपको मैकेनिज्म पता लगेगा. ओके. अच्छा, तो अब कल क्लास में जब आप आ रहे हो, स्पेशली आपने जहां से हमने ऑक्सीडेटिव एडिशन स्टार्ट किया है ना, वो उसके बाद 5 रिएक्शंस किए, ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, ये सारे है ना, माइग्रेटरी इंसर्शन. तो ये अच्छे से रिवाइज करके आनी है. इसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए. ठीक है. कि कौन से पे हो सकती है, सिस होगी, ट्रांस होगी, ये सारे पॉइंट्स. क्योंकि कल जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज कैटालिसिस. उसमें बेसिकली हमने क्या करना है, जैसे विल्किंसंस कैटलिस्ट का काम क्या होता है, एल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन करवाना. तो हमें उसका मैकेनिज्म देखना है कि विल्किंसंस कैटलिस्ट एल्कीन की हाइड्रोजनेशन कैसे करता है. ठीक है. तो जब आप उसका मैकेनिज्म पढ़ोगे तो उसमें 5-6 स्टेप्स होंगे. स्टेप 1 होगा शायद ऑक्सीडेटिव एडिशन, फिर होगा ट्रांसमेटलेशन, फिर रिडक्टिव एलिमिनेशन, ऑल ऑफ दीज.
तो इन स्पाइट ऑफ मी टेलिंग यू कि पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है, आई वॉन्ट कि आप खुद सोचो कि मैम हम पहले स्टेप ये करेंगे, ठीक है, तब जाके हमें ये मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप हम ये करेंगे तब जाके ये मिलेगा, और फिर ऐसे ये सारे स्टेप्स करते करते हम अपना फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं। और वो आप तभी कर सकते हो अगर आपको जो ये हमने 5 रिएक्शंस की हैं वो आपको अच्छे से पता हो कि अगर ये रिएक्टेंट है उस पर आप ये ऐड कर रहे हो तो कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस उसे अच्छे से रिवाइज करना है, याद रखनी है चीजें कि कौन सी चीज कहाँ पे हो सकती है। ठीक है, सारे पॉइंट्स आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। फिर कल जब हम करेंगे आपको रिएक्टेंट और इंटरमीडिएट सारे एनालाइज कर लोगे आराम से, आप खुद ही साइकिल बना दोगे उसका पूरा। ठीक है, तो इन स्पाइट ऑफ क्रैमिंग दैट हम लॉजिकली उसको ड्रॉ करेंगे। क्लियर है ना? कल रिवाइज करके आना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में डाउट है किसी को? ओके, तो आई एम एंडिंग द क्लास। ठीक है।